डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि नारी उत्थान की एक बड़ी पहल, क्योंकि चारों तरफ चर्चा में है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और आधी आबादी महिलाओं की, और जिनका 33% आरक्षण। महिला आरक्षण एक और जहां महिलाओं का उत्साहवर्धन करेगा, वहीं पुरुषों की मानसिकता बदलने का काम भी करेगा। पिछले कई वर्षों से लंबित महिला आरक्षण विधेयक अंततः संसद के दोनों सदनों में पास हो गया है। नारी शक्ति वंदन नाम वाला ये विधेयक लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करेगा। ये विधेयक कानून का रूप लेने के बाद कुछ वर्षों बाद तो अमल में आ सकेगा, क्योंकि उसे लागू करने से पहले जनगणना होगी और फिर परिसीमन आयोग ही तय करेगा कि कौन सी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। फिलहाल महिला आरक्षण की व्यवस्था 15 वर्ष के लिए की गई है। 15 वर्ष बाद उसकी समीक्षा होगी और संसद चाहेगी तो उसे आगे बढ़ा सकती है। महिला आरक्षण विधेयक सबसे पहले 1996 में देवगौड़ा के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा सरकार लाई थी, लेकिन वह कई दलों के विरोध के चलते पारित नहीं हो सका। इसके बाद वाजपेयी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार और मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने भी उसे पारित कराने की कोशिश की, लेकिन बात बनी नहीं, क्योंकि दोनों ही सरकारों के कई घटक उसका विरोध कर रहे थे। मनमोहन सरकार ने किसी तरह 2010 में राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित करा लिया, लेकिन वह लोकसभा से पारित नहीं हो सका। समय के साथ वह ठंडे बस्ते में चला गया। राजनीति में महिला आरक्षण की आवश्यकता केवल इसलिए नहीं है कि आधी आबादी महिलाओं की है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वे सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई है। उनकी स्थिति तभी सुधरेगी जब नीति निर्धारण में उनकी भूमिका बढ़ेगी। अभी पुरुष प्रधान समाज होने के कारण महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। आरक्षण से उन्हें राजनीति में जगह बनाने में आसानी होगी। जनगणना और परिसीमन के कारण महिला आरक्षण संभवतः 2029 के आम चुनावों में ही प्रभावी हो सकेगा। हर 5 साल में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें बदलती रहेगी, लेकिन यदि कोई महिला सांसद बेहतर प्रदर्शन करती है तो संसदीय दल उसे अनारक्षित सीट से भी चुनाव लड़ा सकते हैं। इसके चलते महिला जनप्रतिनिधियों का प्रतिशत 33% से अधिक भी हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी 2014 से ही महिलाओं का सामाजिक दर्जा बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहे। उनकी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया। इसके अलावा उन्होंने उज्ज्वला रसोई गैस और शौचालय निर्माण की जो योजना शुरू की, उनकी सबसे अधिक लाभ महिलाओं को ही मिला। जन धन खातों में भी महिलाओं की भागीदारी 55% है। मुद्रा योजना के लाभार्थियों में भी 65% से अधिक महिलाएं हैं। महिलाओं को समर्थ बनाने वाली मोदी सरकार की अन्य योजनाएं भी प्रभावी है। इस प्रकार से 3 तलाक की कुप्रथा के खिलाफ कानून बनाकर भी मुस्लिम महिलाओं को भी एक बड़ी राहत दी। गणेश चतुर्थी पर जब संसद के नए भवन में संसदीय कामकाज शुरू हुआ तो पहले विधेयक के रूप में महिला आरक्षण विधेयक लाकर मोदी सरकार ने यही संकेत दिया कि वह सबसे पहला काम महिलाओं के सामाजिक उत्थान का करना चाहते हैं। हमारी महिलाओं को ये याद रहेगा कि संसद के नए भवन में सबसे पहला काम उनके हित में किया गया। पहले माना जा रहा था कि कुछ दल इस विधेयक का विरोध कर सकते हैं, लेकिन वह दोनों सदनों से बहुत आसानी से पारित हो गया। इस बार उन दलों ने भी महिला आरक्षण का समर्थन किया जो उसे लेकर कुछ शिकायत कर रहे थे या फिर उसमें संशोधन चाह रहे थे। महिला आरक्षण विधेयक को व्यापक समर्थन मिलने का कारण ये रहा कि हर दल ये जान गया कि पिछले कुछ चुनावों से महिला मतदाताओं की भागीदारी तेजी से बढ़ी है। 2019 के आम चुनावों में तो पुरुषों से अधिक मतदान महिलाओं ने किया
और ये बताया गया कि जनप्रतिनिधि चुनने में दिलचस्पी ले रही है। महिला आरक्षण में ओबीसी को भी शामिल करने की मांग कई दलों ने की। इनमें कांग्रेस भी है, जिनमें 2010 में राज्यसभा से पारित महिला आरक्षण बिल में ओबीसी को आरक्षण का प्रावधान नहीं किया था। इस पर सोनिया गांधी संग राहुल गांधी ने भी ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने की मांग की। राहुल ने सरकार पर ओबीसी की अनदेखी का आरोप भी लगाया। इस पर अमित शाह ने उन्हें आंकड़े देकर आईना दिखाया कि भाजपा के 29% यानी 85 सांसद ओबीसी वर्ग के हैं और 29 केंद्रीय मंत्री भी इसी वर्ग के हैं। उन्होंने ये भी बताया कि भाजपा के 1358 में से 365 एमएलए और 163 में से 65 एमएलसी ओबीसी के हैं। उन्होंने ये भी आश्वस्त किया कि सरकार विपक्ष के सुझावों को खुले मन से स्वीकार करने को तैयार है और ज़रूरत पड़ने पर सुधार भी किया जा सकता है। सामाजिक उत्थान के लिए आरक्षण की बात आज़ादी के समय से ही होती आ रही थी, क्योंकि हर वर्ग को अपने उत्थान के लिए आरक्षण की एक सही माध्यम लगता था। इसीलिए ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण देने की मांग हो रही है। राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे ओबीसी वर्ग की महिलाओं को समुचित संख्या में चुनाव लड़ाए। उनके लिए ये भी आवश्यक करे कि वे उन महिलाओं को ही आगे बढ़ाए जिनमें समाज सेवा का जज्बा हो। ये अपेक्षा इसलिए क्योंकि पंचायतों में महिलाएं आरक्षण के चलते बड़ी संख्या में महिलाएं चुनी तो जाती है, लेकिन कई जगह उनका काम उनकी बजाय उनके पति करते हैं। उन्हें पंचायत पति अथवा सरपंच पति कहा जाता है। वे ही सारा काम करते हैं और निर्वाचित महिला अपने घर तक ही सीमित रहती है। स्पष्ट है कि इससे महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण नहीं हो रहा है। महिलाओं की राजनीति में आगे लाने के नाम पर नेताओं की अपने परिवार की महिलाओं को प्राथमिकता देने से बचना होगा, क्योंकि ये किसी से छिपा नहीं कि नेता किस तरह अपने घर की महिलाओं की राजनीति में ले आते हैं। जब लालू यादव को मुख्यमंत्री रहते जेल जाना पड़ा था तो उन्होंने पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था, जबकि उन्हें राजनीति का कोई अनुभव नहीं था। क्योंकि हमारा पुरुष प्रधान समाज महिलाओं को कम करके हाँकता है और उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। इसीलिए महिला आरक्षण एक और जहाँ महिलाओं का उत्साहवर्धन करेगा, वही पुरुषों की मानसिकता बदलने का भी काम करेगा। इस विधेयक के लिए जिन जिन लोगों ने समर्थन किया, उन सभी का पूरी महिलाओं की ओर से, देश की महिलाओं की ओर से अभिनंदन है। अब हम ये उम्मीद करते हैं स्वस्थ मानसिकता से, स्वच्छ मानसिकता से महिलाएं भी राजनीति में आए और पुरुष अपनी राजनीति करे, महिला अपनी राजनीति करे। वही महिला राजनीति में आने का प्रयास करे जो समाज सेवा की भावना को अपने अंदर रखती है। आपने पूरी वीडियो देखी, सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।